नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। जहरीली आबोहवा से बेहाल दिल्ली, प्रदूषण को केंद्र सरकार ने बताया आपात स्थिति। सोमवार को फिर बुलाई पड़ोसी राज्यों की बैठक। एनडीटीवी के बाद न्यूज टाइम असम पर एक दिन की पाबंदी। केयर वर्ल्ड टीवी को 7 दिन तक बंद करने का निर्देश। चैनलों पर दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन पर सियासत। लालू, देवेगौड़ा और अजीत सिंह ने दिए संकेत। मायावती ने बताया छलावा। बीजेपी के प्रचार का सहारनपुर से आगाज। बांग्लादेश में एक हफ्ते में दूसरी बार अल्पसंख्यकों पर हमला। हिरासत में लिए गए 44 लोग। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय महिला हॉकी टीम का कब्जा। खिताबी मुकाबले में चीन को दी 2-1 से मात। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने दी बधाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली के बाद से बड़ी धुंध यानी कि स्मॉग से दिल्ली को पूरी तरह से राहत मिलने में अभी वक्त लग सकता है। हवा की धीमी रफ्तार और कम होते तापमान की वजह से वातावरण में मौजूद प्रदूषित कण दिल्ली की आबोहवा में बरकरार हैं। राजधानी में प्रदूषण के ताज़ा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के कर पार्टिकुलेट मैटर 10 की तादाद 1686 दर्ज की गई, जो सुरक्षित मानकों के से कई गुना ज्यादा है। इसी तरह पंजाबी बाग इलाके की बात करें तो यहाँ PM10 की मात्रा 1245 दर्ज की गई। PM 2.5 की मात्रा भी सुरक्षित मानकों से ज्यादा दर्ज की गई। मानकों के मुताबिक PM10 का सुरक्षा स्तर महज 100 और PM 2.5 का सुरक्षा स्तर 60 ही है। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है। जितना डेली बेसिस पे पहले दिवाली से पहले हो रहा था, दिवाली के बाद उससे ज्यादा बहुत हो रहा है। आंखों में हवा चुभ रही है और जबान में किसी तरीके के कीड़े से हो रहे हैं, ये चुभते हैं जबान के अंदर। स्मॉग इतनी ज्यादा है, आंखें जलती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मास्क जरूरी है ही, ताकि अच्छी हवा जाए, बीमारियां ना होए। और इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को आपात स्थिति बताया। पड़ोसी राज्यों में खूंटी जलाने पर रोक लगाने के लिए सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की सोमवार को बैठक बुलाई गई है। शनिवार को हुई बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की थी। दिल्ली सरकार हवा में फैले इस जहर के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि शनिवार को दिल्ली नगर निगम को अपने सभी स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। भलसवा डंपिंग साइट में आग लगने पर धुआं फैलने से हालात और खराब हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साइट का मुआयना किया। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है ये, और यहाँ पर अक्सर आग लगी रहती है, और अभी भी आप देख रहे हैं जगह जगह आग लगी हुई है। पूरा एनवायरनमेंट यहाँ से दूषित है, तो इसको लैंडफिल साइट को कैसे इसको पोल्यूशन खत्म किया जाए। और ये जो कूड़ा इस तरह से है, ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजारडस है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे से मुलाकात कर पड़ोसी राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए केंद्र से दखल की मांग की है। क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है वो 16 मिलियन टन, 20 मिलियन टन, अलग अलग एस्टिमेट्स हैं कि इतने बड़े स्तर पे जल रहा है। वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ये चेम्बर बन गया है। सोमवार को सारे पर्यावरण मंत्री जो चारों राज्यों के अपने आसपास हैं प्लस दिल्ली, इन सबको बुलाने जा रहा हूँ, और उनके साथ इस बात का आग्रह करेंगे कि जो पराली जला रहे हैं उसके कारण दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग आता है, जो धुआं आता है, उसको हम रोक सकते हैं। उधर हरियाणा में धान के अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों पर 13,75,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को बढ़ते प्रदूषण पर फटकार लगाई थी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एनडीटीवी इंडिया के बाद अब सरकार ने 2 और चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असमिया भाषा के न्यूज टाइम असम चैनल पर 1 दिन का प्रतिबंध लगाया है। चैनल को केबल कानून के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। वहीं केयर वर्ल्ड टीवी पर 7 दिनों की पाबंदी लगाई गई है। एनडीटीवी के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में चलने वाले चैनल न्यूज टाइम असम को प्रसारण नियमों की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 2 नवंबर को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक न्यूज टाइम असम चैनल को 9 नवंबर को 24 घंटे के लिए प्रसारण बंद करने को कहा गया है। चैनल पर प्रसारण से जुड़े दिशा निर्देशों का एक बार से ज्यादा उल्लंघन करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक न्यूज टाइम असम पर 2012 में प्रसारित हुई एक खबर में कथित तौर पर जुर्म का शिकार हुए पीड़ित की पहचान को उजागर किया गया था। इसके लिए अक्टूबर 2013 में एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। मामले को देख रही सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतर समिति ने चैनल को 1 दिन रोकने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने केयर वर्ल्ड टीवी पर भी कार्रवाई की है। केयर टीवी वर्ल्ड पर आपत्तिजनक कार्यक्रम प्रसारित करने का आरोप है, जिसके चलते सरकार ने इस चैनल को 9 नवंबर से ही 7 दिनों के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चौतरफा विरोध के बीच सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर 1 दिन के बैन को सही फैसला बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया की आजादी का सम्मान करती है, वहीं विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। एनडीटीवी इंडिया चैनल पर 1 दिन का बैन लगाने की चौतरफा आलोचना हो रही है। डीएमके ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक और दूसरा आपातकाल करार दिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने भी न्यूज चैनल पर कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया है। आज लोकतंत्र पर हमला हुआ है, भारी हमला हुआ है। एनडीटीवी बेबाक रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा का और आरएसएस का कड़ई खोलता है। जो ऐलान हुआ कि अमुक तारीख को संग जारी रहेगा, ये एनडीटीवी को संदेश नहीं है, ये भारत के पूरे मीडिया को एक संदेश है कि या तो हमारे अनुसार खेलो, नहीं तो फिर हम आपको चलने नहीं देंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने एनडीटीवी इंडिया को 1 दिन के लिए ऑफ एयर किए जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। And this action of asking a TV to take off one day is in the interest of the country's safety and security. The emergency that was imposed was not in the interest of the country, was in the interest of one individual. वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले की सरकारों के समय में भी कई चैनलों को कई दिनों तक ऑफ एयर किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर 1 दिन के लिए बैन लगाने का आदेश दिया था। चैनल पर पाबंदी पठानकोट हमले के दौरान कवरेज पर आपत्ति जताते हुए लगाई गई थी। एडिटर्स गिल्ड समेत तमाम मीडिया संस्थान ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और फैसले को वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की चर्चा फिर से तेज हो गई है। मुलायम सिंह यादव ने खुलकर इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू यादव ने मुलायम को आगे आने का न्योता दे दिया। लखनऊ में जनता दल से निकले दल के नेता एक मंच पर जुटे तो महागठबंधन से लेकर तीसरे मोर्चे तक की बातें हुईं। मंच पर बोलने आए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरजेडी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाना है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की काफी जिम्मेवारी है कि सबको समान विचारधारा वाला जितना दल है और जो लोग आए और लोगों को भी आहूत करिए, बुलाइए, बैठाइए। सब लोग बैठ के, शरद भाई सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर बातचीत
शुरू होनी चाहिए। आज जो गठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम लोग करने की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन को और बड़ा करके हमको 2019 की लड़ाई के लिए भी तैयार होना। जेडीयू नेता शरद यादव गठबंधन का सवाल तो टाल गए, लेकिन समाजवादी पार्टी से पुराने रिश्तों को जरूर याद किया। आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो भाई मुलायम सिंह जी जो है उनसे आप पूछिए, उनका क्या है क्या नहीं है। हम लोगों का तो इतने मकसद है कि आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम लोग एक थे, तो पुराने रिश्ते हमारे। जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि परिवार के लोग एक जगह जुटते हैं तो मतभेद खत्म करने में मदद मिलती है। When all the family people combine together to fight the battle, they have got better prospects. They have plugged their differences, they are moving together, and the better prospects is there. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए महागठबंधन की पहल खुद की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव इस सिलसिले में आरएलडी प्रमुख अजीत चौधरी और जेडीयू नेताओं से अकेले में मुलाकात भी कर चुके हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की कवायद को जनता से छलावा करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। मायावती ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे वो सीधे बीजेपी की मदद करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के अवसर पर महागठबंधन बनाने की इनकी ये पहल घोर संकीर्ण व परिवारवादी स्वार्थ के साथ साथ आम जनता को बरगलाने के लिए अर्थात गुमराह करने के लिए केवल हवा खड़ा करने वाला एक हवाई प्रयास है। बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार ने राज्य को गर्त में धकेल दिया। यही वजह है कि यहाँ विकास रुका हुआ है। सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी बाहुबली इन दोनों पार्टियों में ही हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन को फिजूल की कवायद बताया। जो इसको नहीं पहचानते हैं वो अपने हाथ मिला कर खुश हो रहे हैं। भैया आपके हाथ मिलाने से क्या होगा? जनता के हाथ मिलाने से लोकतंत्र में सत्ता आती है। जनता के हाथ मिलाने से। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के पक्ष का बचाव करते हुए अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के अधिकार से जुड़े मसले पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दूसरी यात्रा रविवार को झांसी से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं भी भारत के इस सफर को लेकर हम आसाम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे राभा जनजाति की। इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे राभा जनजाति के जीने का अंदाज, उनके गीत संगीत के बारे में और उनके उत्सवों के बारे में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान की ओर से आज तड़के कृष्णा घाटी सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इस गोलीबारी में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए नई पहल में विकास और विश्वास का विशेष स्थान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री ने ये बातें जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को कही। 30 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये संगठन राज्य के 4000 गांव के पंचायत प्रतिनिधियों का शीर्ष संगठन है। प्रधानमंत्री ने गांव के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी और शांति स्थापित करने के लिए निजी स्तर पर कदम उठाने की अपील की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रही हैं। ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के बाहर भी उनका ये पहला दौरा है। दौरे का एक मकसद ब्रेक्जिट के बाद भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करना भी है। 3 दिवसीय दौरे में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं से मुलाकात होनी है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण समेत 5 मुद्दे शामिल हो सकते हैं। थेरेसा मे के साथ एक कारोबारी समूह भी भारत पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ फिक्की ने दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चेताया है। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर कार्रवाई तेज की है, तलाश तेज कर दी है। नजीब को खोज निकालने के लिए दी जाने वाली जो राशि है, इनाम की रकम बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस एसआईटी ने 9 छात्रों से पूछताछ भी की है। पिछले कई हफ्ते से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामला जल्दी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने नजीब की जानकारी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। नजीब को ढूंढने के लिए इनाम की रकम भी बढ़ा दी गई है। पता बताने वाले को अब 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। शनिवार को एसआईटी की टीम ने जेएनयू के 9 छात्रों से दिन भर पूछताछ भी की। दिल्ली और दिल्ली से बाहर करीब 20,000 पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर नजीब को खोजने के लिए कई जगहों पर रवाना किया गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। पुलिस को हर पहलू की गंभीरता से जांच करने और नजीब को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहा गया था। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कई बड़े नेता जेएनयू में इकट्ठा हुए थे। जेएनयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर का छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर से अपने हॉस्टल से गायब है। दिल्ली पुलिस ने विशेष टीम का गठन भी किया था, लेकिन नजीब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सूचना तकनीकी के क्षेत्र में नई खोजों पर जोर देने की जरूरत है। नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापारिक संघ नेस्कॉम के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापारिक संघ नेस्कॉम के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक के क्षेत्र में बीते सालों में भारत ने कई मुकाम हासिल किए हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 128 देशों में 66वीं रैंकिंग पर चिंता जताई। The future growth of our IT companies will thus be in being able to create futuristic business scenarios and engineering digital disruptions rather than coping with its aftermath. In short, you will have to be more innovative. नेस्कॉम के चेयरमैन सीपी गुरुनानी ने कहा कि आने वाले वक्त में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और तेजी से विकास होगा। The industry will respond to the challenge. McKinsey and NASSCOM put together a study, sir, and we believe by 2025 we will be a $350 billion industry. 1988 में शुरू हुए नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एक व्यापारिक संघ है जिसमें दुनिया भर में 2100 से ज्यादा सदस्य हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। सितंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत 6 बार बढ़ाई जा चुकी है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल के भाव भी 86 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। डीजल के दामों में ये लगातार तीसरी बढ़त है। इस बढ़ोतरी में वैट और राज्यों के अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। कीमतें बढ़ने के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 67 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले पेट्रोल 66 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। इसी तरह डीजल का दाम 56 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जो पहले 55 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर था। नई कीमतें शनिवार रात से लागू हो गई हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने इस तरह की वारदातों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ताज़ा हमले का मामला सामने आया है। मध्य ब्राह्मण बारहिया जिले में अज्ञात हमलावरों ने शुक्रवार को हिंदुओं के इलाके में कुछ घरों में आग लगा दी। इस दौरान धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। बीते हफ्ते की शुरुआत में भी दिवाली पर एक फेसबुक पोस्ट को लेकर इस तरह की घटना घटी थी। ब्राह्मण बारहिया जिले में ही कई घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इसमें शामिल 33 लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दोषियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों में अब तक 44 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उधर हिंदुओं पर हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शुक्रवार को राजधानी ढाका में प्रदर्शन भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सभा में हड़कंप मच गया। ट्रंप की सभा में एक शख्स के बंदूक लेकर घुसने की खबर है। घटना के बाद ट्रंप नेवादा में एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। भीड़ में अचानक हुई हलचल से ऐसा लगा कि कोई शख्स बंदूक लेकर सभा स्थल में घुस आया है। संदिग्ध शख्स के ट्रंप के पास जाने पर रैली में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ट्रंप को सभा स्थल से बाहर निकाला। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जांच के दौरान संदिग्ध शख्स के पास से कोई बंदूक नहीं मिली और कुछ देर बाद हालात सामान्य होने पर ट्रंप फिर भाषण देने पहुंच गए। और सिंगापुर में खेली गई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत ली है। भारत ने चीन को 2-1 से शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने इस मौके पर भारतीय टीम को बधाई दी है। रानी शॉट एट गोल। दीपिका के इस गोल के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। सिंगापुर में खेले गए एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने चीन को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। भारत की ओर से दीप ग्रेस एका ने 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर बढ़त दिला दी, लेकिन चीन ने 44वें मिनट में फील्ड गोल कर बराबरी कर ली। हालांकि इसके बाद भी टीम इंडिया ने दबदबा बनाए रखा और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल हुटर बजने के महज 30 सेकंड पहले दीपिका के गोल ने भारत को खिताबी जीत दिला दी, जिसके बाद भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीट कर टीम को जीत पर बधाई दी। भारतीय महिला टीम पहली बार इस खिताब को जीतने में कामयाब रही है। इससे पहले 2013 में भारत जापान के बाद उप विजेता रहा था, जबकि 2010 में भारत को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों में छठ पर्व को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य की उपासना के इस पर्व के दौरान निर्जला उपवास रखने की परंपरा है। इस दौरान सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं छठ पर्व की छटा। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, करलू छठ बरतिया से झांके झुके, करलू छठ बरतिया से झांके झुके। और आज फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता संजीव कुमार की पुण्यतिथि है।
एक दमदार अभिनेता के रूप में धाक जमाने वाले संजीव कुमार ने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए। नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र भूमिकाओं से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। आइए नजर डालते हैं संजीव कुमार के फिल्मी सफर पर। चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। हिंदी सिनेमा में संजीव कुमार एक ऐसा नाम है जिन्हें दमदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। एक मजदूर की थाली में बख्शीश का टुकड़ा डालकर उसके भोजन में जहर न मिलाइए। संजीव कुमार का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को एक गुजराती परिवार में हुआ। 1960 में उन्हें फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। अरे जो होना था कल हुआ था, आज तो आज की फिल्म खिलौना उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल तोड़ जाते हो। तुम ये कहना चाहते हो? फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाई। अभी तुमने देखा ही क्या? यहाँ जमीन और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। जिस तरह संजीव कुमार हर संजीदा रोल में जान डाल देते थे, उसी तरह कॉमेडी को भी निभा लेते थे। फिल्म आंधी, मौसम, कोशिश, अंगूर जैसी फिल्मों की कामयाबी से संजीव कुमार ने शोहरत की नई बुलंदियों को छुआ। संजीव कुमार ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। शोले में ठाकुर की भूमिका को भला कौन भूल सकता है। अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। संजीव कुमार ने 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जहरीली आबो हवा से बेहाल दिल्ली, प्रदूषण को केंद्र सरकार ने बताया आपात स्थिति। सोमवार को फिर बुलाई पड़ोसी राज्यों की बैठक। एनडीटीवी के बाद न्यूज टाइम असम पर एक दिन की पाबंदी। केयर वर्ल्ड टीवी को 7 दिन तक बंद करने का निर्देश। चैनलों पर दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन पर सियासत। लालू, देवेगौड़ा और अजीत सिंह ने दिए संकेत। मायावती ने बताया छलावा। बीजेपी के प्रचार का सहारनपुर से आगाज। बांग्लादेश में एक हफ्ते में दूसरी बार अल्पसंख्यकों पर हमला। हिरासत में लिए गए 44 लोग। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय महिला हॉकी टीम का कब्जा। खिताबी मुकाबले में चीन को दी 2-1 से मात। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने दी बधाई। और फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।